हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है हमारी और हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। देखिए, जो हमने अभी तक अपना लास्ट लेक्चर किया था, हमने परिवहन और संचार के विषय में पढ़ा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है उसकी पॉलिसी को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका व्यापार है वो क्या होता है, किस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ आपका व्यापार करते हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी संस्थाएं हैं वो कैसे आपका समन्वय बैठाती हैं इन सब चीजों में। तो इन सब को देखने के लिए आज हम लोग अपने इस लेक्चर में आए हैं, पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। लेक्चर के दौरान कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आती है तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, अपनी क्वेरी को मेरे तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आप लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारा आपका चैप्टर है, चैप्टर हमारे समक्ष है, यूनिट 3 है और चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है। इस 9 नंबर चैप्टर का आप लोग देखिए, आपके समक्ष दिखाया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अच्छा, ट्रेड के बारे में आप अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यापार क्या है तो आप मेरे को क्या बताएंगे कि सर व्यापार ये है, तो मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आप ट्रेड को क्या करें, एक्सप्लेन करें कि ट्रेड क्या है और कैसे आप ट्रेड को देखते हैं और आप कैसे ट्रेड के विषय में सोचते हैं कि ट्रेड किस प्रकार का है। देखिए, ट्रेड में क्या है आपको समझना होगा। ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग देख रहे हैं और बात करेंगे स्पेशल आपके जो है हमारा इसी में कि ट्रेड क्या होता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के विषय में। सबसे पहले कुछ यूनिट्स हैं, उनको थोड़ा सा एक बार लाइन अप कीजिए और देखिए कि कौन कौन सी चीजें आपका ट्रेड का हिस्सा होती हैं, इनको समझना है। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द को पहले ही परिचित हो चुके हैं। कह रहे हैं जो आपका ट्रेड है, आप ट्रेड को पहले ही पढ़ चुके हो और पहले ही आप इसे बता चुके हो कि जो आपका ट्रेड है ये क्या है, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसका भाग है बच्चों, जो आपका तृतीय क्षेत्र है ये उसका भाग है। और अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं हम ट्रेड के बारे में। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की स्वैच्छिक इच्छा का आदान प्रदान से होता है। क्या होता है? जो व्यापार की जो स्वैच्छिक इच्छाएं होती हैं उनका जो आदान प्रदान है, उसी से क्या होता है, आपका ट्रेड होता है। ठीक है, ध्यान देना है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। देखिए, आप अगर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में आपका दो पक्ष होने बहुत जरूरी है और बिना दो पक्षों के आपका ये ट्रेड जो है इनको नहीं कर सकते, ये चीजें आप इनको नहीं देख सकते। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़िए आप लोग, और इसमें आगे आप इसको देखिएगा कि कैसे किस तरह से है, इनको समझिए। एक व्यक्ति पक्ष बेचता है, दूसरा खरीदता है, यानी कोई व्यक्ति है या पक्ष कह सकते हैं, वो किसी एक चीज को आपका बेचेगा और दूसरा व्यक्ति उसको खरीदेगा। ठीक, यही होता है ट्रेड में, लेना और बेचना। कुछ वस्तुओं पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के रूप में समान रूप से लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों रूप में ही समान से लाभदायक होते हैं। व्यापार दोनों स्तर पर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? दोनों लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका ट्रेड है हम उसको कर सकते हैं। किस पर? दोनों स्तर पर हम लोग व्यापार को जो है वो आपका कर सकते हैं। ठीक, ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दो लेवल हैं, राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्र की सीमाओं के आर पार की वस्तुओं, सेवा
आदान प्रदान को कहते हैं। अब देखिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपकी वस्तुएं हैं वो राष्ट्र की जो आपकी सीमा है उस राष्ट्र की सीमाओं के बाहर भीतर क्या होगी, आपके सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो क्या होता है, वो आपका इसमें होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्र को व्यापार करने की आवश्यकता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है। अगर कोई देश है और राष्ट्र है, उसे अगर कोई वस्तुओं को प्राप्त करना है तो क्या होती है, उसके लिए ये सारी चीजें होती हैं कि वो ट्रेड करे और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को वो उनको प्राप्त कर ले। ठीक है, अब देखिए, जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता या जिन्हें वे स्थान से कम दामों में खरीद सकता है। अब देखिए, या तो पैदा नहीं कर रहा है या फिर उसको कम रेट में मिल रही है तो ही तो उन चीजों को मंगाएगा। अब भारत में कितनी ऐसी चीज हैं जिनका हम आपका प्रोडक्शन नहीं करते, हम उनको बाहर से क्या करते हैं, हम आयातित करते हैं, उनको मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इनको समझना पड़ेगा और थोड़ा इनको देखना पड़ेगा कि आपका किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनको हम लोग समझते हैं। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था है, यानी कि जो लोग जंगल वंगल में रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, आज भी उनके यहाँ अगर ट्रेड को देखेंगे तो विनिमय व्यवस्था है। यानी कि विनिमय व्यवस्था का मतलब है वस्तु के बदले वस्तु मिलती है। ठीक, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान था, अर्थात वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। मान लीजिए आपके पास अनाज है, आपने अनाज लिया, आपने अनाज को बेचा और आपने कुछ भी चीज खरीद लिया। पहले जमाने में क्या होता था कि जिनके पास अनाज होता था वो अनाज से बदले कुछ और चीज खरीदते थे। ठीक, आगे देखिए, यदि इस व्यवस्था में कुम्हार होते तो आपको केवल नकल साज की आवश्यकता होती, आपको नकल साज ढूंढना पड़ता और आपके द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती। और कह रहे हैं कि जो आवश्यकता है वो आपको क्या करती बच्चों, आपको आवश्यकता होती, तो आपको उन आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, तो आज हम इस भाग क्लास के माध्यम से इन सारी चीजों को समझेंगे। यह आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। इस व्यवस्था में यदि आप कुम्हार होते और आपको नकलसाज ढूंढते जिसके द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से आप आदान प्रदान कर सकते थे और आप चीजों को बदल सकते थे। ठीक है, आगे देखो। हर जनवरी में फसल कटाई ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर तक जगरीराड ने जॉन बील मेला लगता है, जहां संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय आज भी जीवित है। कहां पर है बच्चों, ध्यान देना है। गुवाहाटी से लगता है लगभग 35 किलोमीटर दूर, जहां आज भी क्या होता है, वस्तु विनिमय चलती है। ठीक, इस मेले में दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की गई है और विभिन्न जातियों समूह द्वारा लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। रुपए अथवा मुद्रा के आवागमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर दिया गया। कह रहे पहले कि जो हमारी विनिमय व्यवस्था थी इसमें बहुत सारी कठिनाई थी और इसकी कठिनाइयों को दूर करते हुए ऐसी व्यवस्था को लाया गया ताकि क्या हो सके, इन सारे व्यवस्थाओं से, इन सारी चीजों से बच सके। ठीक है, अब देखिए, पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आवागमन से पहले उच्च नैजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, चमक पत्थर, अग्निय कांच, काउरी सेल, चीते के पंख, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल, बाल यानी कि बफर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण, यानी कि ये पहले क्या थे,
विनिमय दर की चीजें थी और इनके आधार पर ही क्या होता था, जो पहले आपका विनिमय दर था वो आपका डिसाइड होता था और कह सकते हैं कि वो विनिमय दर जो था आपका बदलता था, या ये सारी चीजें जो थी हमको दिखाई देती थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए और ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि क्या स्थिति है इसमें और क्या चीजें हैं। ठीक, ताकि आप इनको एक एक करके बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकें और इनको देख सकें कि किस तरह से पुराने समय में अगर आप लोग देखोगे तो पुराने समय में आपको साफ साफ और बहुत स्पष्ट रूप से ये सारी चीज जो हैं आपको दिखाई देंगी और आप इनको समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक, तो देखिए, जो ये आपकी व्यवस्था है, जो ये आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को थोड़ा सा जो है हमको समझने की आवश्यकता है कि जो हमारा जो व्यापार व्यवस्था थी, वस्तु के बदले वस्तु, उसमें बहुत सारी समस्याएं जो हैं आ सकती हैं और इसलिए इस तरह की व्यवस्था को जारी किया गया। इसको हमको देखना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन के सैलरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक द्वारा भुगतान किया गया, क्योंकि उस समय जल, समुद्र के जल से नमक भी बनाना अज्ञात नहीं था। इससे केवल खनिज नमक से बनाया जाता था। उससे पहले पेराय दुर्लभ और खर्चीला था, जिसकी वजह से भुगतान का एक माध्यम बना। सबसे पहले क्या बना? एक भुगतान का माध्यम बना था। ठीक, उस भुगतान के माध्यम को देखने की आवश्यकता थी। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, कि इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है उसमें क्या इतिहास रहा है। उस थोड़े इतिहास को एक बार हम लोग आपका नजर रखते हैं कि क्या स्थिति रही और क्या था वो इतिहास। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तथा वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, वस्त्र, भोजन पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान मतलब कपड़े खरीदते थे। कह रहे जो आपके धनी लोग थे वही सब ये चीजें इस तरह के काम करते थे। और परिमाण स्वरूप विलासता की वस्तुओं पर व्यापार निर्भर था, यानी कि जो विलासता की वस्तुएं हैं उन पर ही आपका ट्रेड लागू था। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार आरंभिक उदाहरण जैसे 6000 किलोमीटर की दूरी का मार्ग के सहारे चीनों को जोड़ता था। भारत पारसिया ईरान के माध्य एशिया के बीच की होती हुई रेशम, ऊन इत्यादि के सारे कपड़े या सॉरी जो आपकी बहुमूल्य चीजें हैं ये इनको बनाती थी। और रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 10वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। कैसे हुई? यूरोप का जो आपका वाणिज्य है उस वाणिज्य में आपकी वृद्धि हुई। युद्ध पथ के विकास के साथ ही यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हो गई। कह रहे युद्ध भी बढ़ा है और अमेरिका के बीच क्या हो गई? आपकी खोज भी हो गई। और उस खोज को थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से ये खोज हुई है और इस खोज का क्या परिणाम है और कैसे रिजल्ट इसमें सामने आए हैं। इनको हमें एक बार बहुत अच्छे से आपका देखना चाहिए कि किस प्रकार के आपके रिजल्ट थे। ठीक है, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकें और इनको समझ सकें कि किस प्रकार थे। अब देखिए, युद्ध पोत के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। कह रहे जो युद्ध पोत थे जब उनका विकास हुआ तो इन दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद आपका शुरू और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का क्या हुआ? उदय हुआ है, जिसे दास व्यापार कहा गया। क्या कहा गया? दास व्यापार कहा गया। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़ा, बलपूर्वक बागानों का श्रम हेतु नए खोज व अमेरिका में परिहार किया। दास व्यापार 200 वर्ष से अधिक तक समय तक लाभदायक व्यापारिक रहा और यहाँ 1992 में डेनमार्क और 1807 में ब्रिटेन और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्ण रूपेण राज्य समाप्त कर दिए। यानी कि इतने समय के बीच की दूरी से ये सारे राज्य जो थे आपके समाप्त हो गए।
तो इन चीजों को देखने की आवश्यकता है और इनको समझने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांतिकारी के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिमय वस्तु की दर की तुलना में उनकी जो मौद्रिक मूल्य था वो आपका घट गया। औद्योगिक राष्ट्र के कच्चे माल के स्वरूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया गया। मूल्य पर मूल्य पर तैयार माल को कपास के अनऑफिशियल राष्ट्रों द्वारा उनको निर्धारित किया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश में अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र के एक दूसरे के आपके क्या बन गए, मुख्य जो ग्राहक थे या कह सकते हैं जो चीजें थी वो आपकी बन गई थी। ठीक है, तो इनको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजें बनी हैं या आप कह सकते हैं कि ये चीजें आपकी हुई हैं। आप इनको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या है। तो व्यापार किस तरह से संभव बना, क्या उसकी चीजें थी, इसमें बहुत एक अलग तरीके से आप उसको समझ रहे हैं या कह सकते हैं कि आप उसको बहुत अलग तरीके से आप लोग देख रहे हैं। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। यानी कि पहला और सेकंड जब आपका वर्ल्ड वार हुआ तो जो वहां के राष्ट्र उन्होंने क्या करा, व्यापार पर आपका कर और नंबर्स के रूप में आपका प्रतिबंध लगाया। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार और शुल्क हेतु सामान्य समझौते यानी कि गैट और संस्थाएं जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और शुल्क को घटाने में सहायता मिली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्या मिली आपको, सहायता मिली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, कह रहे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो आपके अस्तित्व में क्यों है, इसको समझना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्रों की वस्तुओं या सेवाओं की उत्पादन में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का प्रयोग लाया जाए तो हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है। अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन ला रहे हैं चीजों में तो स्पेशलाइजेशन लाने के साथ साथ क्या होता है, उनमें हमको ट्रेड में और ट्रेड के जो हेल्प करने के फैक्टर है उनमें बड़ा उत्तरदायी होता है और स्पेशलाइजेशन से वस्तुओं और उनकी सेवा में जो उपलब्धता है, ठीक है, उसमें क्या आती है, एक विशेषीकरण आती है जिसे लोग सब प्रयोग में लाते हैं और एक नए ट्रेड का आपका जन्म होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरक व हस्तांतरित व सिद्धांतों पर आधारित है। यही व्यापारिक भागीदार को रूप में समान लाभदायक, और कह रहे हैं कि इसको हम क्या देखते हैं, एक भागीदार के रूप में देखते हैं। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों के विदेशी नीतियों से संबंधित है। सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी मिलने वाले लाभों को छोड़ने की इच्छुक रखता है। क्या रखता है, इस तरह से उनके छोड़ने की इच्छा रखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की जो अंतर्राष्ट्रीय का व्यापार है, उन व्यापार के जो आधार हैं, उन आधारों को हम लोगों को एक बार देखना होगा और उन आधारों को हम लोगों को जानना होगा। ठीक है, और उनको समझना होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड होता है उनको कुछ बेस हैं, तो सबसे पहले बेस की हम लोग बात करते हैं। पहला बेस है राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, यानी कि जो नेशनल आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके डिफरेंट क्या है, आपके होने चाहिए। देखिए, भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा, जलवायु के विभिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत हैं, यानी कैसे हैं, अलग हैं। ठीक, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन को निर्धारित करती है। धरातलीय विभिन्नताओं, फसलों को भी सुनिश्चित किया गया है। निम्न भूमियों व आपका कृषि मतव्य अधिक होती हैं, वे आपके पर्वतीय पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और पर्यटन को आपका बढ़ावा देती हैं। क्या करती हैं, जो आपका पर्यटन है उसको क्या करती हैं, आपका बढ़ावा देती हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऐसी गतिविधि आपको ट्रेड से क्या करती हैं, आपको बढ़ावा देती हैं। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है।
खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास के आधार पर प्रदान की जाती है। किस पर करते हैं? औद्योगिक जो आपका विकास है उसी के आधार पर तय करते हैं। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादपों, जीव जात को प्रभावित करती है और विभिन्न उत्पाद को विविधताओं को भी सुनिश्चित करती है। क्या करती है? उन सबको आपका सुनिश्चित करती है। उदाहरण, ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबर और कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। कह रहे जो आपके टेम्परेट जोन होते हैं उष्णकटिबंधीय हीट, उनमें ही क्या कर सकते हैं हम? इन सबको आपका आपस में इनको उगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए, अगली बात कर रहे हैं हम लोग जनसंख्या की। जनसंख्या कारक यानी कि जो फैक्टर है वो जनसंख्या के कारक में भौड़ा फैक्टर। ठीक है, अब देखिए विभिन्न आपका देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण और उसकी विविधता, व्यापार की वस्तुओं के प्रकार और उसकी विविधता में इन सब चीजों को आपका दिखाई जाती है और उनका ये सब चीजें आपकी पाई जाती हैं। दूसरा इसी में फैक्टर है आपका संस्कृति का कारण। कह रहे जो आपका संस्कृति है वो भी ये क्या करती है? इम्पोर्टेंस जो आपका रोल है वो आपका निभाती है। उस रोल को आपको देखना चाहिए, उस रोल को जानना चाहिए। कैसे? कि विशिष्ट कृतियों में कला व हस्तशिल्प के विभिन्न स्वरूप हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। फलस्वरूप चीन में उत्पादित उच्च कोटि के पॉलिशिन यानी कि चीनी मिट्टी का बर्तन, क्रोटकिल यानी कि खिमखाज, जूतदार, बुबूटदार कपड़ा, ईरान का कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका का आपका चमड़े का काम और इंडोनेशिया की बटीक छींट वाले जो मूल्य जो हस्तशिल्प हैं वो बड़े फेमस है। तो इस तरह से ये सारी चीज हैं जो आपको दिखाई देगा कि क्या फेमस है और क्या फेमस नहीं है। ठीक है, ये समझना चाहिए। जनसंख्या का आकार, सघन बसा वाला देश में आंतरिक व्यापार अधिक है जबकि बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग पर निर्धारित करता है, क्योंकि जीवन स्तर के साथ केवल कुछ ही लोग अपनी महंगाई आयातित वस्तुओं को खरीद पाने में समर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? इन सब चीज को खरीद पाने में आपके जो है सामर्थ होते हैं। ठीक, उन सामर्थ्यता को, उन सारी चीजों को हम लोगों को समझना होगा और उनको क्या है आपका देखना होगा। देश के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के में व्यापार आगे वस्तु के प्रकार में परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश में निर्माण की वस्तुओं की कृषि उत्पादन में विनिर्भरता की जाती है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी निर्यात का उत्पादन करते हैं और खाद्यान्न अन्य कच्चे माल पदार्थ का आयातित करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? या तो निर्यात से जो आपकी औद्योगिक मशीनरी है उसको मंगाते हैं, या फिर निर्यात की जो वस्तु है उनका ये आपका निर्यात करते हैं, और खाद्यान्न जो कच्चे माल है उनको क्या करते हैं हम लोग आपका मंगा लेते हैं और उनको ये आपका देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसको हम क्या मंगा रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं इससे और देखते हैं आगे की चीजें क्या है। इसमें थोड़ा सा आगे चीज में हमको पता लगेगा बिल्कुल स्पष्ट है कि विदेशी सीमा में निवेश, अगर आप विदेश सीमा में जाते हैं वहां आपका निवेश करते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगा? विदेशी निवेश विकासशील देश में व्यापार को बढ़ावा देता है जिनके पास खनन, परिवहन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, कांठबाड़, बागवानी विकास के देश के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देश में ऐसी पूंजी प्रधान औद्योगिक व रास खाद्यान्न व खनिज आयातित आपकी चीजों को सुनिश्चित करते हैं।
तथा इस पर आपका बाजार आधारित जो निर्मित चीजें हैं वो आपका करते हैं। ठीक, वह संपूर्ण चक्र देश के बीच व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है। क्या करता है? जो देश का व्यापार परिमाण है वो उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये उनको देखना है। चलिए अगला है, इसमें हम लोग बात करेंगे आपका ट्रांसपोर्ट का जो है वो कैसे इतना बड़ा रोल रहता है। इस रूल को भी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या स्थिति बनी हुई है और इस ट्रांसपोर्ट की स्थिति को भी आपका समझना जो है आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या चीजें हैं। अब थोड़ा यहाँ देखिए, पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों के व्यापार को प्रतिबंधित करता था। यानी कि जो पहले जो हमारे यहाँ आपका ट्रांसपोर्ट था पर्याप्त मात्रा में इतना अच्छा और इतना डेवलप नहीं था, जिसके साथ जो हमारे स्थानीय यानी कि जो आपके लोकल जो आपका ट्रेडर हैं उन पे एक बैरियर लगा हुआ था, एक प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसके कारण ये ऐसी समस्याएं क्या थी उनको झेलनी पड़ती थी और ये समस्याएं उनको देखने के लिए आपका मिलती थी। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं और आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा, केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रेशम और मसाले लंबी दूरियों तक व्यापार किया जा सकता है। रेलवे, समुद्री परिवहन के विस्तार, प्रतिशीतलन, परिचालन की बेहद संसाधनों के साथ व्यापार व स्थानिक व्यापार का अनुभव भी क्या है, ये सब चीजें क्या है इसके साथ की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण पक्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, उन महत्वपूर्ण पक्षों को हम लोग आपका देखते हैं और उन महत्वपूर्ण पक्षों की हम लोग क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा आपका बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ये हैं परिमाण, प्रखंड, योजना और व्यापार की दिशा। क्या अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनल व्यापार में कुछ जो उसका फेस है वो करना है, तो सबसे पहले जो उसका रिजल्ट है उसको देखना है और उस क्षेत्र में किस तरह का व्यापार करना है और व्यापार की दिशा क्या है, इन सब चीजों का आपको बैलेंस कह सकते हैं, समन्वय कह सकते हैं, ये चीज आपके पास क्या है होनी चाहिए। तभी आप अच्छे तरीके से या जिस तरह का आप सोच रहे हैं उस तरह का व्यापार आप अच्छे से कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ठीक, और उनको करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इन बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि क्या है और कैसा कैसा है, इसको हम लोग समझते हैं और उसको समझने का आपका प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको देखनी चाहिए कि किस तरह से व्यापार में किस प्रकार का ये चीज जो है आपकी इम्पोर्टेंट है और क्या है। उन 3 खंडों को हम लोग एक एक करके आपका देखते हैं और उनको समझने का आपका प्रयास भी करते हैं। ठीक, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को और आप अपने डाउट को जो है मुझसे पूछ सकते हैं कि ट्रेड से संबंधित क्या चीजें हैं, कोई पुराना ऑब्स्टिकल्स है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा। ठीक, अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है, पूछिए बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा आपका देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए, इसको तो हम जो रिजल्टेंट है इसको पढ़ लेते हैं। व्यापार का परिमाण व्यापार में की गई वास्तविक तोल मोल का परिणाम कहलाती है। हालांकि व्यापारिक सभा में तोल माप सही नहीं मापा जा सकता, इसलिए वस्तु और आपके सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाणित रूप से देखा जाता है। उस तरह से हम इसको देख सकते हैं।
व्यापार समायोजन कि व्यापार को हम किस तरह से समायोजन कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। हम इसको इसमें आपका देखते हैं कि हम किस प्रकार से व्यापार का क्या करेंगे, आपका समायोजन करेंगे और इसको हम लोग आपका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपका हम इनको देख रहे हैं। ठीक है, और इसको पढ़िए और कोई भी अगर आपको लगता है डाउट बन रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो जल्दी जल्दी आप मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मैं एक बार पीछे ले चलता हूं आपको। चलिए ये सेंसस पढ़ ही लेते हैं। पिछली शताब्दी में देश में आयातित और निर्यातित वस्तुओं आपका सेवा में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। पिछली शताब्दी के आरंभिक और प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में निर्यातित वस्तुओं के प्रख्यात प्राप्त कर ली है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र अधिपति में है। सेवा जिसमें यात्रा, परिवहन और अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं, ऊपर ही प्रवृत्ति दिशा रही है और 1951 दर्शाती है कुल व्यापारिक मेल आयातित व निर्यातित मात्रा का चीज है। ठीक है, इसको देखते हैं। 2005 में 2015 में विश्व 2015 में परिवर्तित निर्यात का सबसे अधिक योगदान करते हैं और ईंधन और खनन के मामले में कृषि उत्पादन भी निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विश्व व्यापार में महाद्वीप की हिस्सेदारियों में परिवर्तन है क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशिया का योगदान क्या है, आपका बढ़ रहा है। इन सबको देखेंगे और कल बात करेंगे हम लोग व्यापार के दिशा की। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रेड की उन सारी चीजों को पढ़ा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत जरूरी थी। किस तरह से देखते हैं, कैसे आपकी समस्या रही, ट्रांसपोर्ट ने कैसे आपको व्यापार को बढ़ाया है और क्या क्या इसमें हम लोग उपलब्धि जो है अभी हासिल कर सकते हैं, इन सभी के विषय में हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।